नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत और आज हम रिवीजन करने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत धारा एवं परिपथ। जी हाँ दोस्तों, अपना पहला टॉपिक है विद्युत धारा एवं परिपथ। तो अपन इसका रिवीजन टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करेंगे, जिससे आप कभी भी जब चाहो जब आसानी से रिवीजन कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के अंतर्गत। और आपका इसके अंतर्गत कोई चैप्टर छूटने वाला नहीं है, कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इतना हम आसान तरीके से और सरल तरीके से चलेंगे। तो विद्युत धारा एवं परिपथ के अंतर्गत कि विद्युत धारा क्या है, तो अपन धारा से समझते हैं कि पानी को बहते हुए देखा है, हवा को बहते हुए देखा है। तो जो बहने वाली चीज है ना, उसको अपन धारा कहते हैं। जो बहने वाली चीज है उसको अपन धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहती है, उसी को अपन कहेंगे विद्युत धारा। और अपन जानते हैं कि इसका में जो प्रभाव होता है और वो होता है आवेश का, इलेक्ट्रॉन्स का। तो आइए परिभाषा से समझते हैं। विद्युत धारा किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश प्रवाह की दर है, उसको अपन विद्युत धारा कहते हैं कि समय के साथ आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिसिटी अपन उसको कहते हैं धारा के रूप में। ठीक है, अब अपन बात करें कि ये कैसे होती है। तो मान लो किसी परिपथ में टी समय में, भाई टी समय में किसी परिपथ में क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं, तो विद्युत धारा हमारी आई बराबर Q/T। जी हाँ दोस्तों, आई है विद्युत धारा। आई का सिंबल क्या है? विद्युत धारा का सिंबल है आई। तो आई बराबर Q/T। Q यहाँ पर आवेश है जो एक निश्चित समय में प्रवाहित होता है और T है समय। जी हाँ दोस्तों, अब इससे अपन समझते हैं कि Q बराबर IT या T बराबर Q/I। तो अपन इन तीनों ही राशियों को इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इनका मैं एक ट्रेंगल के रूप में भी आपको बता देता हूं कि अगर अपन इस ट्रेंगल के अंतर्गत इन सूत्रों को रखें तो इससे अपन आसानी से किसी भी राशि को निकाल सकते हैं प्रेशर के अंतर्गत। तो अपन को जिस राशि को निकालना है उसी को छुपाना है और उसके बाद में जो दिखे वही उसका सूत्र होगा। तो मान लो मैंने आई छुपाई है तो बचा है Q/T। ये बहुत ही आसान तरीका है। और अगर मैंने Q छुपा है आवेश, तो अपना निकल के आता I × T और T को छुपाऊंगा तो Q/T। अब बात आती है कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा के अंतर्गत हमने बताया है कि आवेश प्रवाहित होते हैं। क्या होते हैं? आवेश प्रवाहित होते हैं। तो आवेश, जो आवेश है, इस आवेश के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। क्या करते हैं? यानी आवेश का निर्माण किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। आवेश का निर्माण इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। अब ये चीजें हमको जब तक ज्ञात नहीं थी तब इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हो पाई थी। तो उससे समय तो हम पहले यही मानते थे कि जो आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक होता है धनावेश। अब धनावेश ही मानते थे तो हम कहते थे कि भाई धनावेश के प्रवाह को, धनावेश के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अभी अपन परिपथ के द्वारा समझेंगे कि धनावेश किसी परिपथ के अंदर प्रवाहित होते हैं, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। पर अपन बात करें कि जब हम इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ऋणावेश, यानी कि उन पर कैसा चार्ज है? ऋणावेश है। तो अब अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन परिपथ में विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के परिपथ में विपरीत दिशा में गति को हम क्या कहते हैं?
विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की परिपथ में विपरीत दिशा के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो ऋणावेश है इलेक्ट्रॉन का, अगर विपरीत प्रवाह होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो इसी को चलो आगे बढ़ाते हैं कि जो ये आवेश है, तो आवेश को हम समझते हैं कि आवेश को हम Q से व्यक्त करते हैं, और यह भी एक क्या है? भौतिक राशि है। तो इस आवेश को Q से व्यक्त करते हैं अपन, ठीक है, ये अपन जानते ही हैं। लेकिन अगर आवेश के मात्रक की बात करूं, आवेश का मात्रक, तो ये मात्रक होता है आवेश का कूलाम, जिसे अपन C से व्यक्त करते हैं। और अब जो इस आवेश होता है, इस आवेश की अगर बात करें तो इसका जो मान है एक कूलाम का, वो होता है, तो एक कूलाम आवेश का मान है जो कितना है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। कितना है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर है किसका? इस आवेश का द्रव्यमान। तो ये तो बात हो गई अपनी आवेश के बारे में कि आवेश का निर्माण कैसे होता है, क्या प्रभावित होते हैं। अब इसी को अपन आगे और लेके चलते हैं। तो विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा को भी व्यक्त करने के लिए भी विद्युत धारा का भी कोई मात्रक होगा। तो जी हाँ, क्यों नहीं होगा? विद्युत धारा का मात्रक, तो जो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर को अपन व्यक्त करते हैं ए से। अगर हम अपन बात करें कि अगर एम्पियर से भी एक छोटी इकाई लें तो उसको बोलते हैं मिली एम्पियर। तो अगर 1 मिली एम्पियर की बात करें तो उसमें होते हैं 10⁻³ एम्पियर, और अगर 1 माइक्रो एम्पियर की बात करें तो उसमें होते हैं 10⁻6 एम्पियर। ये कुछ राशियां हैं जो एम्पियर के बारे में पूछ ली जाती है। एम्पियर से अगर छोटी कोई विद्युत धारा है तो उसको अपन इसमें व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर बात करें कि विद्युत धारा को मापता कौन है, तो विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। तो अपना एमीटर भी आ गया कि विद्युत धारा को कौन मापता है? एमीटर मापता है। अब बात करें एमीटर, तो एमीटर को हमेशा, एमीटर परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। बने रहिए अपने साथ, अभी अपन समझेंगे परिपथ के द्वारा परिपथ में किस प्रकार से जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम क्या होता है, किस प्रकार से अपन इसको जोड़ते हैं। चलो आइए जानते हैं परिपथ के बारे में कि परिपथ में किस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। परिपथ क्या है? तो परिपथ, परि यानी चारों ओर, पथ यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत का जो मार्ग है, उसी को अपन क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। यानी जिस क्षेत्र में विद्युत धारा बहती है। तो अपन बात करें कि किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को अपन क्या कह सकते हैं? विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को ही परिपथ कहते हैं। या धारा के पथ को परिपथ कहते हैं। और आसान शब्दों में कहें तो अपन
यानी जिस रास्ते पर धारा प्रवाहित होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। अब परिपथ के द्वारा अपन अगर समझें तो अपन एक परिपथ बनाएं तो परिपथ के अंतर्गत पहली बात तो हमको एक चाहिएगा संयोजक तार, जिससे अपन जोड़ते हैं, घरों के अंदर बिजली जोड़ते हैं तो तारों को या तारों के द्वारा अपन हर किसी यंत्र युक्ति को जोड़ते हैं, तो एक संयोजी तार चाहिए होगा। संयोजी तार के लिए अपन में इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिएगी बैटरी, ठीक है, एक कुंजी, और उसके अलावा ये मैंने एक छोटा सा आसान सा एक परिपथ बनाया है। अब आप देख पा रहे हैं इसमें पथ है, यानी कि एक रास्ता बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, और मैंने यहाँ परिभाषा लिखी है कि विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को ही हम क्या कह रहे हैं, तो सतत है, सतत यानी लगातार है, कहीं से टूटा नहीं है, लगातार चल रहा है, और बंद पथ बिल्कुल क्या है, बंद है। और अगर यह है खुला होगा तो उसको अपन कहेंगे खुला परिपथ, और खुला परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, वो भी अपन समझेंगे। तो सबसे पहले तो आइए इस परिपथ के बारे में जानते हैं कि इस परिपथ में जो ये जुड़ी हुई है ये है बैटरी, इसका प्लस इधर है माइनस इधर है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताई कि जो विद्युत धारा है वो धनावेश के प्रवाह की दर को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा, यानी जिधर धनावेश है उधर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी आई इधर से प्रवाहित होगी, इससे बल्ब से युक्ति से होते हुए इस ऋणावेश की तरफ आएगी। दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रवाह, तो विपरीत प्रवाह इलेक्ट्रॉन गति करते हैं इधर से उल्टी, तो इसके प्रवाह को भी अपन क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा। तो ये तो हो गई विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रॉन की गति विपरीत है कि माइनस से प्लस की तरफ। अब बात करी कि विद्युत धारा को मापता कौन है, एमीटर। तो एमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ेंगे, तो यहां अपन लगा देते हैं इसमें एमीटर, ये प्लस और ये माइनस, तो ये विद्युत धारा के मान को मापता रहेगा। तो ये है एक आसान क्या है, सब परिपथ है जो विद्युत धारा के दिशा को, मान को, सब चीजों को बताता है। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत विभव एवं विभवांतर, इसके अंतर्गत बात करेंगे कि जो हमने अभी बात की थी कि जो धनावेश है उसी के पथ को अपन धारा का पथ मानते हैं, उसी की दिशा मानते हैं। तो एकांक धनावेश को अनंत से, भाई एकांक जो धनावेश है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उसका क्या कहलाता है, विभव। तो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। यानी कि जो परिपथ में अपन ने बताया कि यहाँ परिपथ के अंतर्गत अनंत से, बैटरी के अंदर अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके द्वारा कैसे प्रकार से उत्पन्न होता है, तो यहाँ से जो किया गया कार्य वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अब बात करें विभव के बाद में दूसरा है विभवांतर। तो जो एकांक धनावेश को अनंत से हम विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ला रहे हैं तो उसमें किए गए कार्य को तो अपन ने कह दिया विभव कहते हैं। अब ये जो कार्य है ये उन दो बिंदुओं के बीच में क्या उत्पन्न करता है, अंतर करता है। क्या करता है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच
विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और ये विभवांतर ही है जिसके कारण एक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे कि अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एक पानी की टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है, इससे हमने एक दूसरी पानी की टंकी को जोड़ा जो कि खाली है। क्या है? खाली है। अगर इस स्थिति में मैं इसका यहां से कनेक्शन कहूं तो बताओ पानी इस टंकी से इसमें जाएगा। अब ये उसी स्थिति में जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसका अंतर है? पानी का अंतर है। यहाँ पानी का दाब कम है जबकि यहाँ पर ज्यादा है, तो दोनों की तुलना की बात करें तो यहाँ कम है। तो ये जो अंतर है, यही अंतर इनको मजबूर कर रहा है पानी का प्रवाह इधर से इधर देने में। ठीक है, तो यही यहाँ पर कंडीशन है विभव या धारा के रूप में कि ये जो बैटरियां होती हैं, इन बैटरियों के अंदर, बैटरी के अंदर रासायनिक क्रिया के द्वारा ये जो आवेशों का अंतर है ये उत्पन्न होता है। तो आवेश धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ऋणावेशों की मात्रा है वो कम होती है। ठीक है ना? तो विभवांतर, अब इस विभवांतर के बारे में बात करें तो विभवांतर को अपन V से व्यक्त करते हैं, V से व्यक्त करते हैं। आगे बात करें इसका मात्रक, इसका मात्रक होता है वोल्ट, उसे भी हम V से ही व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब जो ये किया गया कार्य है, यानी कि विभवांतर के अंतर्गत कि Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य ही क्या है? विभवांतर। अगर अपन दूसरी परिभाषा की बात करें तो V बराबर W/Q, यानी Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अगर अपन इसी को ट्रेंगल के रूप में लें तो अपन इन तीनों के सूत्र निकाल सकते हैं, V बराबर W/Q। ठीक है ना? तो अपन इससे W का भी निकाल सकते हैं, W बराबर VQ, और Q का भी निकाल सकते हैं, वो है W/V। तो तीनों सूत्र ही अपन को न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत बहुत जरूरत पड़ती है, या इनके द्वारा अपन किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना? अब बात करें कि जो ये 1 वोल्ट है, ये वोल्ट है, तो हम कहें कि 1 वोल्ट बराबर क्या कहेंगे? 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। इसी को अपन क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है कि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। और जी हाँ, कार्य और ऊर्जा, तो कार्य जितना ही करना पड़ता है जितनी ऊर्जा खर्च होती है, तो कार्य और ऊर्जा को अपन यहाँ पर बराबर मान सकते हैं। ठीक है ना? तो अब विभवांतर को मापने का जो यंत्र है, विभवांतर मापक यंत्र, तो उसका नाम है वोल्टमीटर। क्या है? वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। कहां जो परिपथ के अंतर्गत हमेशा इसको पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। चलो आइए इससे संबंधित अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा सवाल करते हैं। सवाल है कि एग्जांपल कि 12 वोल्ट विभवांतर, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच में 2 कूलाम आवेश, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश के प्रवाह के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अपन ने यहाँ पर पूछा है कार्य कितना करना पड़ेगा कि 2 कूलाम आवेश अगर प्रवाहित हो तो, या फिर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अपन के पास में सूत्र है, और सूत्र क्या है? B बराबर W/Q, यही है। जबकि यहाँ से पूछा क्या है? W पूछा है, V दिया है 12 वोल्ट,
और क्या दिया है, Q दिया है 2 कूलाम। तो हमारे पास ठीक है, तो W निकाल लेंगे बराबर VQ, और VQ का मान रखेंगे 12 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा 24, क्या आएगा 24 जूल। 24 जूल ऊर्जा खर्च होगी या 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब अपन समझते हैं परिपथ को, विद्युत परिपथ आरेख। अब परिपथ के रूप में अपन सारी चीजों को समझेंगे कि एक परिपथ का निर्माण कैसे होता है। तो परिपथ के लिए भाई एक तो चाहिएगा, अपन देख लेते हैं क्या क्या अपने को क्या चाहिए, उपकरण, या अपन बात करें युक्ति, जो भी अपने को परिपथ बनाने के लिए आवश्यक होती है। तो अपन बात करेंगे एक तो सेल या फिर बैटरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। एक पड़ती है कुंजी की, जिसको अपन स्विच बोल देते हैं। एक अपना कोई भी उपकरण या विद्युत उपकरण। एक अगली जरूरत पड़ेगी एमीटर, वोल्टमीटर। इन कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है अपने को, और संयोजक तार। तो अपन आइए बनाते हैं एक विद्युत परिपथ। ये है अपना एक विद्युत परिपथ आरेख, जिसके अंतर्गत बैटरी है। तो ये बैटरी का प्लस, ये माइनस। मैंने यहाँ पर 2 बैटरी जोड़ी हैं, और ये बैटरियां भी किस क्रम में जोड़ी हैं ये भी अभी अपन जानने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है ना। ये के कुंजी है। अब ये जो तीर का निशान ये बताता है विद्युत धारा की दिशा को, और यहाँ पर 2 सिरों के बीच में विभवांतर बता रहा है ये वोल्टमीटर, इसका प्लस माइनस, और एमीटर धारा को बता रहा है। तो ये अपना एक पूर्ण परिपथ है, और यही कुछ चीजें हैं जो परिपथ के रूप में काम में आती हैं, मेन चीजें। अब आपको पता है कि परिपथ में इनके लिए मैंने यहाँ पर इन चीजों का प्रयोग किया है। जैसे बैटरी के लिए 2 चीजें प्रयोग में लिए हैं, वोल्टमीटर के लिए V लिखा है, एमीटर के लिए A लिखा है, कुंजी के लिए K लिखा है। तो ये क्यों लिखे हैं, तो यहाँ पर अपन कुछ अवयवों के प्रतीकों का काम में लेते हैं। तो मैं अवयवों के प्रतीक बता देता हूं आपको। अवयवों के प्रतीक की बात करेंगे तो अगर पहला प्रतीक मान लो विद्युत सेल या बैटरी, तो जैसा मैंने उपयोग किया है इस परिपथ के अंतर्गत, ये, या फिर एक से अधिक अगर बैटरी हैं तो इस प्रकार अपन जोड़ सकते हो। ठीक है ना। अभी अपन इनका संयोजन पढ़ने वाले हैं। दूसरी मैं बात करूं कुंजी या स्विच की बात करूं, तो हम उसके लिए ऐसा, अब ये जो बीच में डॉट है ये बताता है कि परिपथ कैसा है, बंद है, विद्युत धारा सप्लाई चालू है। और ये बताता है कि परिपथ कैसा है, खुला हुआ है, यानी स्विच कैसा है, बंद है। ठीक है ना। अगली बात करें हम बल्ब, तो बल्ब के लिए हम या तो ऐसा ले सकते हैं जैसा भी अभी मैंने बताया हुआ, या फिर आप कोई भी बल्ब बना सकते हैं अगर आपके पास में यूं। ठीक है ना। अगर अब हम बात करें प्रतिरोध, अभी अपन इसको पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध को, ये क्या होता है। तो प्रतिरोध के लिए अपन इस प्रकार का एक सिंबल काम में लेंगे। ठीक है। अगली बात करें तार का संयोजन। अगर किसी तार से एक तार को अपन को जोड़ना है, जॉइंट करना है, तो अपन इस प्रकार से जॉइंट कर सकते हैं इस तार में से, ये प्रतीक काम में लेंगे। अगला है क्रॉसिंग। अगर एक तार के ऊपर से दूसरा तार लेके जा रहे हैं तो उस क्रॉसिंग के लिए अपन, जैसे ये तार है तो इसके ऊपर से लेके जाएंगे तो ये प्रतीक अपन काम में ले सकते हैं।
दूसरी अपन बात करें धारा नियंत्रक, तो धारा नियंत्रक या फिर अपन उसको कह देते हैं क्या, प्रति परिवर्तित धारा। तो एक तो अपन ये सिंबल काम में लेते हैं और एक सिंबल काम में लेते हैं अपन ये वाला जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। बाद में वोल्ट मीटर का मैंने बता दिया, ये वाला हो गया V, एमीटर का हो गया A। तो ये कुछ अपने महत्वपूर्ण प्रतीक हैं जिनका उपयोग अपन अक्सर परिपथ के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है ना। अब अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ओम का नियम। ओम का नियम, तो ओम के नियम को सबसे पहले तो 1827 में, अगर मैं बात करूं 1827 में कौन थे, साइमन ओम। साइमन नाम के एक भौतिक विज्ञानी थे, उन्होंने इस ये ओम का नियम दिया था। और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि भाई तार में प्रवाहित जो धारा है वो उन किन्हीं दो सिरों के बीच विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। यह हम बात करें तो ये जो साइमन ओम है इसने बताया था क्या बताया था, विद्युत धारा व विभवांतर में संबंध बताया था। क्या बताया था, विद्युत धारा व विभवांतर के मध्य इन्होंने संबंध का पता लगाया, संबंध बताया किसने, साइमन ओम ने। और उन्हीं के आधार पर इस नियम को कहा गया ओम का नियम। तो अपन बात करेंगे ओम का नियम, तो इन्होंने कहा था कि एक किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के परिपथ में धातु के तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ये बताया था। इसी को अपन कहते हैं ओम का नियम। क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में धातु के दो तार के बीच में विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है समानुपाती, कि ये होता है B समानुपाती I, B समानुपाती I। अगर अपन बात करें कि ये समानुपाती, तो B बटे I बराबर नियतांक, यानी इस आनुपातिक स्थिरांक की जगह हम नियतांक लिया है। और यहां पर नियतांक के रूप में अपन काम में लेंगे नियतांक बराबर R। क्या काम में लेने वाले हैं, R काम में लेने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे B बराबर या B बटे I बराबर R। इस नियतांक की जगह किसको काम में लिया, R को। तो R यहाँ पर एक आनुपातिक स्थिरांक है, तो अपन कह सकते हैं कि B बराबर IR, B बराबर IR। ये है ओम का नियम, B बराबर IR। R यहाँ पर नियतांक, आनुपातिक नियतांक स्थिरांक है, तो इसी को हम ओम का क्या कहते हैं, गणितीय रूप कहते हैं। और यह है तार का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यहां R तार का क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, तार का प्रतिरोध है। प्रतिरोध किसे कहते हैं भाई, साथ साथ समझ लेते हैं। मैंने कहा भाई तार का क्या है, प्रतिरोध है। तो किसी भी चालक का वह गुण जिससे वह विद्युत धारा का क्या करे, विरोध करे। तो किसी भी चालक का वह गुण है जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करे,
किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करे क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। और इसे अपन आर से व्यक्त करते हैं, ये अपन अभी समझ चुके हैं, ठीक है ना। ये प्रतिरोध की अपन ने साथ साथ बात कर ली। अपन बात कर रहे थे ओम के नियम की, तो यहाँ पर ओम का नियम होगा बी बराबर आई आर। क्या हो गया? बी बराबर आई आर। अब जो ये ओम का नियम है, इसको एक ग्रीक सिंबल है, क्या सिंबल है? ग्रीक प्रतीक, ग्रीक प्रतीक। किसको? ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को एक ग्रीक सिंबल है जिसको अपन इस प्रकार, क्या है? ग्रीक सिंबल है ओम का। किसका है ये? ग्रीक सिंबल इस ओम का है, और ये इस प्रतिरोध का क्या है? मात्रक है। क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ? ओम। क्या हुआ? ओम। और ओम का सिंबल है ये, ठीक है। ये ओम का सिंबल है और एक ग्रीक शब्द है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। प्रतिरोध का मात्रक जाना, क्या था? ओम था। और इसका सिंबल क्या है? ये ग्रीक सिंबल है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं आर बराबर बी अपॉन आई, या फिर अपन क्या कह सकते हैं? आई बराबर बी अपॉन आर। ये उसी प्रकार से अपन इन तीनों, इसी सूत्र से इन तीनों मानों को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन प्रतिरोध के 1 ओम की। 1 ओम की परिभाषा क्या है? 1 ओम को किसके रूप में व्यक्त करते हैं कि 1 ओम बराबर, ये प्रतिरोध हो गया, 1 ओम बराबर किसी विद्युत तार के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, इसी को अपन क्या कहते हैं? 1 ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 ओम। अब कुछ प्रतिरोध से संबंधित क्या है, कुछ शब्दावली है 1-2। जैसे पहली है परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध, अगर अपन बात करें कि स्रोत की वोल्टता में किन्हीं कोई दो, बिना कोई परिवर्तन किए, अगर कोई भाई स्रोत है उसमें बिना कोई परिवर्तन के ही अपन परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित कर लें, तो वो कहलाता है अवयव क्या है? परिवर्ती प्रतिरोध। तो स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, यानी वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, परिवर्तन किए विद्युत धारा को नियंत्रित करते हैं, उस युक्ति का नाम क्या है? उस युक्ति को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। कि अगर कोई स्रोत है तो वोल्टता से अपन कोई मतलब नहीं रखेंगे और डायरेक्ट ही हम धारा को क्या कर लेंगे? नियंत्रित कर लेंगे। अगली बात आती है कि धारा नियंत्रक। तो भाई विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करें अपन, तो उसके लिए अपन एक युक्ति काम में लेंगे, वही क्या है? धारा नियंत्रक। किसको परिवर्तित करेंगे? प्रतिरोध को, तो वो धारा नियंत्रक कहलाएगा। अब हम बात करें प्रतिरोध, प्रतिरोधक। प्रतिरोध तो अपन पढ़ ही रहे हैं, प्रतिरोधक। किसी भी परिपथ में जो प्रतिरोध को बढ़ाए, क्या कराए भाई? जो प्रतिरोध को बढ़ा है वही क्या कहलाता है? प्रतिरोधक कहलाता है। यानी चालक में प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहते हैं, जिसके कारण चालक में क्या लगता है? प्रतिरोध लगता है, ठीक है ना। अब अपन ये जो अपन प्रतिरोध पढ़ रहे हैं, इस प्रतिरोध की कुछ निर्भरता है जिस पर ये निर्भर करता है।
और इस चीज को अपन समझेंगे कि अपन जैसे ही आपने देखो होगा कि अगर अपन कहीं लंबी दूरी पर तारों को लेकर जा रहे हैं, लाइट लेकर के जा रहे हैं, तो वहां पर अपन मोटे तार लगाते हैं लंबी दूरी के लिए। क्यों? छोटी दूरी के तो अपन पतले से काम चला लेते हैं, जैसे लंबी दूरी पर लेके जाते हैं मोटे तार लगाते हैं। ऐसा क्यों है? तो ये यहाँ पर क्यों है? क्योंकि प्रतिरोध जितना कम होगा विद्युत धारा उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा विद्युत धारा होगी इतना ही कम हमको प्रतिरोध करना पड़ेगा। तो इसलिए अपन प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, तो निर्भरता है जो सबसे पहली निर्भर करेगी चालक की लंबाई L पर, ठीक है ना। दूसरी निर्भर करेगी चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर, ठीक है। और दूसरी किस पर करेगी? प्रकृति पर, भाई चालक की प्रकृति पर। तो इन तीन कारणों पर निर्भर करती है। तो अपन बात करें कि किसी भी चालक की प्रतिरोध अपनी लंबाई के समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है इस चालक की प्रतिरोधकता। अगर मैं बात करूं तो R समानुपाती L। जो कोई भी चालक तार है, पहला चालक की जो लंबाई पर निर्भरता की अपन बात कर रहे हैं, तो चालक तार लंबाई के जो प्रतिरोध है उस पर निर्भरता समानुपाती होती है। तो लंबाई समानुपाती, यानी अगर आप जितनी ज्यादा तार की लंबाई करेंगे उतनी ही ज्यादा क्या बढ़ेगा? प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात करें कि जो प्रतिरोध है किसी चालक तार का, वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, जैसे जैसे तार का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा प्रतिरोध कम होता जाएगा। तो क्षेत्रफल का मतलब मोटाई। अब जैसे जैसे मोटाई बढ़ेगी प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो धारा बढ़ती चली जाएगी। तो ये इन दोनों के रूप में निर्भरता है। अगर इन तीनों को एक साथ लिखें तो हम लिखेंगे R समानुपाती L अपॉन A। यहाँ पर आनुपातिक स्थिरांक को हटाने के लिए अपन R बराबर, ये जो चिन्ह है ये चिन्ह है रो। क्या है ये? रो। इसको व्यक्त करते हैं अपन रो, और ये है आनुपातिक स्थिरांक। ये जो स्थिरांक हटाया है उसके स्थान पर आया आनुपातिक स्थिरांक रो, और इसे हम किसी चालक तार की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे चालक तार की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या कहते हैं? इसे किसी चालक तार की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। अगर अपन ये जो वैद्युत प्रतिरोधकता है, ये जब जितनी बढ़ती चली जाएगी, ये निर्भर करेगा चालक कुचालक है यानी हीन चालक है, या फिर अच्छा चालक है, सुचालक है। तो अपन बात करें कि कोई धातु है या फिर कोई मिश्र धातु है, तो उनकी जो प्रतिरोधकता है वो अत्यंत क्या होती है? कम होती है। कैसी होती है? जो मिश्र धातु या धातु होते हैं, धातु व मिश्र धातु की रो लिख सकता हूं मैं। प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। इसलिए वो क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं। और इनकी जो प्रतिरोधकता का मान है वो लगभग में कितना होता है? 10 की घात -8 से 10 की घात -6
म्यू मीटर। म्यू मीटर क्या है? तो ये जो यहाँ पर रो है, इस रो का मात्रक है म्यू मीटर। मात्रक किसका मात्रक है? रो का मात्रक है म्यू मीटर, ठीक है ना। और ये इसका मान है 10⁻⁸ से 10⁻⁶ म्यू मीटर। और जिन जिन पदार्थों का जो ये प्रतिरोधकता का मान है वो 10⁻12 से 10⁻16 या इससे भी अधिक होगा, या इस एवरेज में होगा 12, 16, 17, तो वो क्या कहलाते हैं? हीन चालक। क्या कहलाते हैं? हीन चालक। आप इन मानों को याद रखें। और ये है म्यू मीटर में, किसमें है? म्यू मीटर से म्यू मीटर तक, ठीक है ना। ये प्रतिरोधकता हुई। और प्रतिरोधकता की अगर अपन बात करें कि जो प्रतिरोध है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए अपन जितना मोटा तार होता है उसमें प्रतिरोध कम होता है, धारा अधिक बहती है, अच्छे से बहती है। और जिनकी लंबाई अधिक होती है वहां पर विद्युत धारा कम बहती है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो आप समझ पाए होंगे प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है ना। अब अपन बात करें कि जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे बल्ब है, तार हैं, या फिर इस्त्री या टोस्टर है, तो उन पर अपन क्या है, उनकी जो प्रतिरोधकता है वो सबकी अलग अलग है। तो बल्ब के रूप में अब वहां पर अपन को पता है कि बहुत ज्यादा प्रकाश सहन करना पड़ता है और वो प्रकाश ऊष्मा के रूप में निकलने लगता है, प्रकाश के रूप में निकलने लगता है। तो वहां पर अपन किस धातु का प्रयोग करें? हर एक धातु सूट नहीं होता है, तो वहां पर अपन प्रयोग करते हैं बल्ब के लिए, और वो है डब्लू। डब्लू यानी टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। जानेंगे इसका उपयोग क्यों करते हैं बल्ब के रूप में। अगला है तार। तो तार के रूप में अपन एल्युमिनियम या कॉपर ले लेते हैं, एल्युमिनियम या कॉपर। और अगर अपन बात करें कि मिश्र धातु है या मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, वो कहाँ करेंगे? जहां पर बहुत अत्यधिक इसकी जरूरत पड़ेगी उसमें, जैसे इस्त्री बना है, इस्त्री या फिर टोस्टर, इसके लिए अपन मिश्र धातु काम में लेते हैं, मिश्र धातु। और अपन प्रतिरोध के रूप में या धारा के रूप में एक बहुत अच्छा मिश्र धातु है जिसका नाम है निकेल। क्या नाम है? निक्रोम। क्या है? निक्रोम प्रतिरोध है। और ये जो मिश्र धातु है ये 4 प्रकार की धातुओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी 4 धातु हैं वो? एक है निकेल, क्रोमियम, आयरन और निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। ये 4 प्रकार की धातुओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। ये प्रतिरोध की निर्भरता। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, आप वो उन प्रश्नों को हल करना। और अगर वो प्रश्न नहीं आए तो हमें कमेंट करके बताना। उन प्रश्नों के लिए अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं। और प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के निकाय का संयोजन यानी जब हमको पता है कि हमारे किसी परिपथ के अंतर्गत एक से अधिक ज्यादा प्रतिरोध हो जाते हैं, तो उन जो प्रतिरोध हैं उनको किस प्रकार से जोड़ा जाए। भाई एक साथ जोड़ा दिया जाए या एक से अधिक भागों में जोड़ दिया जाए। तो उसी प्रकार को उन्हीं चीजों को अपन पढ़ने वाले हैं कि संयोजन का मतलब जोड़ना। उनको किस प्रकार से जोड़ें ताकि अपन का जो कुल प्रतिरोध है वो हम कम से कम प्राप्त कर सकें या फिर परिपथ के अनुसार प्राप्त हो। तो सबसे पहले 2 प्रकार के संयोजन हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें कि अगर अपन बहुत से प्रतिरोध हैं तो उनको एक के बाद एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध के सिरे से आपस में एक के बाद एक जोड़ दें, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे ये अपन का क्या है?
ये अपन परिपथ बना लेते हैं, ठीक है ना। इस परिपथ के अंदर अगर अपन बात करूं तो मैंने यहां पर तीन प्रतिरोधों को काम में लिया है। देखो, एक R1, एक R2 और एक R3। तो मैंने क्या किया, इस सिरे को यहां से और दूसरे वाले के सिरे को यहां जोड़ दिया, तीसरे वाले सिरे को R2 से जोड़ दिया, यानी एक के बाद एक हमने दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिया, ठीक है ना। अब अगर अपन मैं बात करूं यहां पर, तो ये हो जाएगा यहां पर एमीटर, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। अगर अपन यहां पर बात करें वोल्ट मीटर की, ठीक है, तो वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर एक तो ये हो रहा, क्योंकि वोल्ट मीटर कहां से जुड़ता है, सिरों। अगर अपन अलग अलग निकालें, इसका निकालें, फिर इसका निकालें, फिर इसका निकालें, या फिर तीनों का एक साथ निकाल लें, ठीक है। ये अपन देखते हैं यहां पर। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो विभवांतर है वोल्ट है, तो विभवांतर जो कुल विभवांतर होगा V, ये इन तीनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि एक क्रम में देखो इसका इसका इसका। तो अगर मैं तीनों का अलग अलग निकालूं या इन तीनों का इस बिंदु से इस बिंदु तक निकाल लूं, तो इनका योग क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि को जो कुल विभवांतर है V बराबर V1, V2 और V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये श्रेणी क्रम के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात आती है धारा की, I का मान। तो I का मान आप देखें कि I धारा यहां से निकली है और यहां से होकर के वही R1 के अंतर्गत, वही R2 के अंतर्गत, वही R3 के अंतर्गत, यानी उसके अंतर्गत कोई चेंज नहीं हुआ है। इसलिए पूरे परिपथ में, पूरे के पूरे परिपथ में धारा क्या रहेगी, वही रहेगी, समान रहेगी। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जब श्रेणी क्रम में परिपथ में अपन प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो बताओ धारा के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो अपना उत्तर क्या आएगा, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो समान रहती है। अब बात करते हैं प्रतिरोध कि निकाय का कुल संयोजन या निकाय का कुल प्रतिरोध कितना होगा इसका, क्योंकि तीन प्रतिरोध हैं, तीनों का टोटल प्रतिरोध कितना होगा। तो यहां पर निकालेंगे RS, यानी कुल श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितने भी अलग अलग प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनका कुल प्रतिरोध परिपथ के मेन प्रतिरोध के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अपन को यहां पर यह ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में हमेशा परिपथ जो प्रतिरोध हैं उनको कैसे जोड़ना है। अब ये ज्यादा भी हो सकते हैं, R4, R5, R6, ठीक है, जोड़ते चले जाना है। विभवांतर भी ऐसे ही निकलेगा, ठीक है, धारा समान रहेगी, धारा का अपन को कोई टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है ना। ये हो गया अपन का श्रेणी क्रम संयोजन। अब अपन बात करते हैं, दूसरा है पार्श्व क्रम संयोजन, या अपन बात करें समांतर क्रम संयोजन। तो यहां पर अपन को क्या करना है कि ये जो प्रतिरोध हैं, इन प्रतिरोधों को अपन किसी एक बिंदु से ही प्रतिरोध सारे जुड़े रहते हैं। जैसे अपन परिपथ के द्वारा समझते हैं, ये परिपथ है यहां से, तो मैंने यहां पर एक सिंगल परिपथ, दूसरा परिपथ और तीसरा प्रतिरोध, तीनों जोड़े। ये बैटरी है, ये कुंजी है, ये है एमीटर। और अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की। देखो, क्योंकि सिरे तो इसके पहली बात तो दो ही सिरे हैं, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। इसके अंतर्गत तीन हैं, एक जॉइंट ये, एक जॉइंट ये, एक यहाँ। तो बिंदु अलग अलग हैं तो विभवांतर भी अलग अलग निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर दो ही हैं। तो अब क्या किया हमने, यहाँ से एक तार के अंतर्गत तीन तार निकाले, उसी के अंतर्गत अलग अलग युक्तियां जोड़ दी, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये हमारा परिपथ है, ये के। अब आप बताओ इसमें कि ये R1, R2, R3,
अब इस स्थिति में निकाय का जो कुल प्रतिरोध होगा वो कैसे होगा है। तो आइए सबसे पहले तो अपन वही बात करेंगे V से। विभवांतर क्या है तो बताओ। विभवांतर आप चित्र में आरेख में ही आराम से समझ सकते हो कि विभवांतर क्या रहेगा इसका, क्योंकि एक ही है तो विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या रहेगा, समान रहेगा, जो निकलेगा वही निकलेगा। लेकिन प्रतिरोध तो अलग अलग है, धारा भी अलग अलग है। क्यों, जैसे ही यहां से धारा जाएगी ये 3 भागों में डिवाइड हो रही है और वापस आकर के फिर मिल रही है। तो अपन अगर यहाँ पर धारा का मान ज्ञात करें और यहाँ पर मान करें वो तो समान होगा, लेकिन इनमें क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके लिए धारा का मान अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। इसलिए जो कुल धारा है वो निकलेगी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है ना, कुल धारा इस क्रम में निकलती है। अब बात करते हैं अपन प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध निकलता है, कुल जो प्रतिरोध है वो निकलता है व्युत्क्रम, मतलब उल्टा। क्या निकलता है, उल्टा। तो 1/RP यानी पासर का प्रतिरोध बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से ये जुड़ते चले हुए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये दो प्रकार से संयोजन अपने चैप्टर के अंदर, अपने सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। इनसे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। आपको एक आरेख दे दिया जाता है और उसमें या तो श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे या फिर पार्श्व क्रम में जुड़े होंगे, तो इनको अपन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो श्रेणी क्रम में, संयोजन में एक बात है कि घरों के अंदर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है श्रेणी क्रम में है, अगर एक लगातार अपन ने युक्तियां जोड़ रखी हैं, कहीं से कोई भी चीज फॉल्ट हो गई तो हमारी आगे की सारी जो मशीनरी है विद्युत की वो सारी बच जाएंगी, वो खराब नहीं होंगी, या क्योंकि कभी खराब वोल्टता की विद्युत आ जाती है तो उस स्थिति में। लेकिन पार्श्व क्रम में आपको क्या फायदा रहता है कि आप अलग अलग से चेक कर सकते हो। मान लो आपका ये बल्ब खराब हो गया तो यहां से ये खराब नहीं होंगे, ये चलते रहेंगे, विद्युत सप्लाई चलती रहेगी। लेकिन अगर कभी खराब हुई, यानी विद्युत खराब हुई, तो ये तीनों के तीनों ही जाएंगी। इसलिए कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान हैं, उनके बारे में अपन बात आगे की कक्षाओं में अंतर्गत करेंगे। आगे बात करेंगे अपन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक है अपना। इस टॉपिक के अंतर्गत अपन बात करेंगे कि जब अपन किसी भी युक्ति, या मान लो पंखा है लगातार चल रहा है अपन का, तो धीरे धीरे वो पंखा गर्म होने लगता है। यानी उसकी जो ऊर्जा है वो, उसकी ऊर्जा कुछ धीरे धीरे ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होती रहती है। कुछ को तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, लेकिन कुछ धीरे धीरे ऊष्मा में परिवर्तित होने लगती है। तो यही है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी जब किसी अवयव को लगातार लंबे समय तक अपन उपयोग में लेते हैं, जब किसी अवयव को लगातार लंबे समय तक उपयोग में लेते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसे ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। आगे बात समझ में। और ये अपन के होता ही है, कोई भी विद्युत का अवयव है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसके अपन उपयोग भी पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इसके उपयोग हैं, क्यों अपने दैनिक जीवन में ये उपयोगी है, लेकिन कुछ नुकसान भी है। ठीक है ना। तो एक चीज तो ये हो गई, परिभाषा के अंतर्गत अपन ने जान लिया कि किसे कहते हैं। अगर अपन बात करें कि कोई विद्युत परिपथ है और वो प्रतिरोधक है, मतलब विशुद्ध रूप से उसमें प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। तो वो स्रोत ऊर्जा निरंतर धीरे 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 उसकी ऊष्मा के रूप में क्षैतिज हो जाती है।
यानी उसकी ऊर्जा धीरे धीरे किस में चली जाएगी, ऊष्मा के रूप में चली जाती है, उसे विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रसार कहते हैं। इसके उपयोग को अपन आगे समझेंगे। तो यहाँ पर आप पहले तो मैं आपको एक सूत्र लिखता हूँ, P बराबर, ये आगे भी समझेंगे और अपन वैसे समझ सकते हैं कि V/Q2 बराबर BI। अब आप इस सूत्र से समझें और आप जानते हैं कि एक होता है, एक अपन ने पढ़ा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, हम जानते हैं P बराबर W/, कहते हैं कि नहीं कहते। तो अगर इससे बात करें अपन कार्य का, तो ये होता है अपना PT, होता है कि नहीं होता। अब अपन ये चीजें अपन की काम में आने वाली हैं। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, तो यानी जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा व्यक्त हो रही है, वही कितनी होगी, कार्य के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, कार्य के बराबर होगी। तो ये जो कार्य है, इस कार्य को अपन मान सकते हैं ऊर्जा को, ऊर्जा के ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में H। तो अपन इसको लिख सकते हैं H बराबर PT, H बराबर PT, और P बराबर है BI, P बराबर है BI। तो सर ये BI कहाँ से आया, चलो इस BI को अपन देख लेते हैं कि BI अगर अपन यहां से बात करें, Q/T अपन ने देखा है, Q/T को क्या कहते हैं अपन, धारा। तो IR बराबर Q/T से ये निकल के आता है B। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे H बराबर PT, या H बराबर P की जगह क्या आ जाएगा, VIT, H बराबर VIT। तो ये जो सूत्र है, ये है ऊष्मीय ऊर्जा का, ठीक है ना। अब अपन बात करें कि इसमें अपन अब ओम के नियम से, तो यहाँ पर बात करेंगे ओम नियम से। ओम नियम से अपन, ओम क्या कहता है, ओम कहता है B समानुपाती R, B समानुपाती I। तो अपन I का मान B के स्थान पर क्या आ जाएगा, अपना I आएगा। तो H बराबर I² RT, क्योंकि हम जानते हैं B बराबर IR। तो जी B बराबर अपन IR का मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा ये। इसे कहते हैं जूल का तापन नियम। क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम। मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो अब ये जो जूल का तापन नियम है वो क्या कहता है, क्या कहता है कि पहली बात तो कि जो किसी प्रतिरोध में जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है वो किस किस पर प्रभावित है, कि किसी भी चालक तार में जो ऊष्मा है वो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है, वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध एवं समय के समानुपाती होती है। तो पहली बात तो है गई क्या, धारा के वर्ग के समानुपाती, समानुपाती, ठीक है। दूसरी हो गई प्रतिरोध व समय के समानुपाती। यही चीजें हैं जो आपको सवाल करने के लिए उपयोग में आती हैं। धारा के वर्ग के अनुपाती, अगर मैं आपसे कहूं कि धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं बताऊं इसको अगर 2 गुना करूंगा तो इसका उल्टा होगा, क्योंकि ये वर्ग के, ये भी क्या होगी, तो ये 4 होगी दुगुना करने पर, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 बढ़ेगी भी तो ये, लेकिन ये वर्ग में बढ़ेगी, ये सिंगल में बढ़ेगी। अब प्रतिरोध और ऊष्मा बराबर में बढ़ेंगे, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ठीक है। तो आप इनसे आसानी से इन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो, ठीक है ना। चलो इसका अपन एक एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, इसके अंतर्गत कि किसी 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के बीच विभवांतर ज्ञात करो। तो हमको दिया है, क्या दिया है, ऊर्जा दी हुई है, यानी H बराबर 100 जूल दिया हुआ है। उसके बाद में बात करूं, समय दिया हुआ है T बराबर 1 सेकंड दिया हुआ है। प्रतिरोधक से प्रति सेकंड, प्रति का मतलब हर 1 सेकंड के अंतर्गत, और यहाँ पर प्रतिरोध
आर दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है ना, 4 ओम दिया हुआ है। न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको उसको जमाना पड़ेगा, और अगर आपका जम गया तो सवाल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। अब ये जम गया और हमसे पूछा है कि उन प्रतिरोधों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो विभवांतर के लिए तो हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है, लेकिन धारा कहाँ है। तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालनी पड़ेगी, धारा निकालनी पड़ेगी, और धारा निकालेंगे हम जूल के तापन नियम से, और जूल का तापन नियम है H बराबर I²RT, ठीक है ना। तो यहां से अपन धारा का मान निकालेंगे, तो धारा का मान निकलेगा यहां से I बराबर H/RT का होल, ये सूत्र निकलेगा, और इस सूत्र में अपन मान रखेंगे, ठीक है ना। तो I बराबर H का मान है 100 और R 4 और 1 सेकेंड है, ठीक है ना, तो 4 हो गया। I बराबर 100/5 अंडर रूट, ये बराबर आएगा अंडर रूट 25 और बराबर 5 एम्पियर। धारा का मान निकल के आ गया। अब हम आसान से विभवांतर निकाल सकते हैं कि B बराबर IR, ठीक है ना। तो B बराबर I5 R4 बराबर 20 वोल्ट, ठीक है ना। ये ऐसे कुछ सवाल होते हैं, इनको अपन आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अपन लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का, और वो है विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं, लास्ट है। शक्ति से पहले अपना एक छोटा सा टॉपिक और है, ऊष्मीय ऊर्जा के व्यवहारिक अनुप्रयोग की। जो विद्युत धारा पढ़ी है अपन ने, उसकी जो ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय प्रभाव है, उसके क्या क्या उपयोग है। तो तापीय प्रभाव के उपयोग या अपन का ऊष्मीय ऊर्जा के उपयोग, तो पहला तो अपन काम में कहाँ लेते हैं कि भाई विद्युत इस्त्री, ये सारी चीजें विद्युत की होंगी। हीटर है, विद्युत हीटर है, ठीक है ना। टोस्टर है, विद्युत टोस्टर। उसके बाद में है विद्युत तंदूर, ये चीजें हो गई। और भी जितने भी जो ऊष्मा के रूप में काम करती है, ऊष्मा देती है अपन को, जैसे एक रह गया चाय बनाने की विद्युत केतली, जिसको अपन लाइट में लगाकर कोई भी चीज गर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनके उपयोग हैं। अब वे कुछ उपयोग हैं प्रकाश के रूप में। अपन देखते हैं कि बल्ब के अंदर का जो ऊष्मा ऊर्जा है, कुछ ऊष्मीय ऊर्जा तो प्रकाश में चली जाती है, और कुछ ऊष्मीय ऊर्जा उसको गर्म करने में चली जाती है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रकाश के अंतर्गत तो बल्ब, और बल्ब में मैंने बताया कि इसका उपयोग करते हैं टंगस्टन का। टंगस्टन का उपयोग क्यों करते हैं कि जो टंगस्टन धातु है, इसका जो गलनांक है, गलनांक बहुत उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है, इसलिए ये आसानी से गलता नहीं है। दूसरा है जैसे फ्यूज, फ्यूज के रूप में भी हम उपयोग कर सकते हैं। अगर फ्यूज, ये भी एक तापीय प्रभाव का ही परिणाम है। अगर ये ताप के कारण, अत्यधिक ताप के कारण गर्म नहीं होता, तो फ्यूज हमारे किसी काम का नहीं है। तो फ्यूज के लिए सबसे पहले तो हम ऐसे धातु लेते हैं जिनमें एक निश्चित विद्युत धारा सहन करने की क्षमता होती है, और जब उस निश्चित विद्युत धारा से अधिक की जब विद्युत धारा आती है, तो वो वहां पर क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। तो उनके जो गलनांक है वो निश्चित होते हैं, फ्यूज के गलनांक निश्चित होते हैं। जैसे अपन काम में लेते हैं, ज्यादातर तो अपन काम में क्या लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम का भी लेते हैं, कॉपर का भी लेते हैं, ये चीजें अपन काम में लेते हैं, ठीक है ना। ये चीजें अपने हो गई। और बल्ब के अंदर का अपन जानते ही हैं कि बल्ब के अंदर या तो अपन काम में लेते हैं नाइट्रोजन, और या लेते हैं आर्गन। ये निष्क्रिय गैसें हैं जो अपन बल्ब के अंदर भरी जाती हैं। तो ये बल्ब की उम्र को बढ़ाती हैं, क्योंकि ये अक्रिय गैसें हैं और रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही कम करती हैं, ठीक है ना। अगला है अपना विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति,
शक्ति को अपन जानते हैं P पावर। तो अपन ने बहुत सारी तो परिभाषा तो वही है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगर कार्य करने की दर की शक्ति है तो सूत्र हमारा यही है, P बराबर W अपॉन टी। भाई सूत्र तो अपना यही है कि P बराबर W अपॉन टी, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, कि जितना कार्य अपन करेंगे विद्युत ऊर्जा के रूप में, या ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर, ऊर्जा के, दूसरी परिभाषा, ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर पावर कहलाती है। भाई जितनी ज्यादा उपयुक्त होगी वही तो उसकी क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी। तो यहां पर अपन ने कहे कि P बराबर W अपॉन टी है, और हम जानते हैं कि W बराबर, अभी हमने पढ़ा है क्या, VIT, उसमें ऊर्जा पढ़ा है ना, W बराबर VIT यानी जो ये ऊर्जा है किसके बराबर है, ऊष्मा के बराबर है, यानी विद्युत ऊर्जा के बराबर है। विद्युत ऊर्जा के बराबर, तो W की जगह में क्या लिख सकता हूं, VIT लिख सकता हूं ना। तो P बराबर VIT अपॉन क्या लिखे, T लिखे। तो भाई T से तो T चला जाता है, तो बचता है P बराबर VI। क्या बचता है, P बराबर VI। तो जी हाँ, ये है विद्युत शक्ति का सूत्र, P की विभवांतर और विद्युत धारा के गुणनफल को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है ना। अब इसको अपन अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। अगर V का मान रखें तो हमें एक अलग सूत्र निकल के आएगा, I का मान रखें तो भी हमें एक अलग सूत्र निकल के आएगा। जैसे P बराबर V का रखें तो V बराबर होता है IR, तो ये हो जाएगा I²R अगला। ठीक है, और अगर अपन I का रखें तो I का होता है P बराबर V अपॉन R, तो ये हो जाएगा V² अपॉन R। ये तो तीन प्रकार के सूत्र हैं अपन के, ये न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत अपन काम में आते हैं, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं किसके हैं, सभी शक्ति के ही है। ठीक है ना। अब ये हो गई अपन की विद्युत शक्ति। अपन अगर बात करें कि विद्युत शक्ति को मापते किस में भाई, तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है वो है वाट। क्या है, वाट। मात्रक, और मात्रक है वाट, और इसे व्यक्त करते हैं W में। वो वोल्ट और ये है वाट। वोल्ट तो विभवांतर का मात्रक था, ये है वाट। तो अगर इस वाट की बात करूं तो 1 वाट बराबर कितना होगा, 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर का मान है, वो 1 वाट कहलाता है। ठीक है ना। अब ये तो हो गई नॉर्मल चीजें। अब अपन जो दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, यानी शक्ति का व्यवहारिक मात्रक है, तो वो है किलोवाट घंटे, जिसको अपन बोलते हैं यूनिट या इकाई, किलोवाट घंटे। ये अपन के दैनिक अपने बोलचाल में अपने यहाँ पर काम आने वाला है किलोवाट घंटे। तो किलोवाट घंटे में कितनी ऊर्जा पाई जाती है, तो सीधी सी बात है, किलो का मतलब होता है 1000, किलोवाट घंटे का मान निकाल लेते हैं। किलो का मतलब 1000 वाट गुना, और घंटे का मतलब 1 घंटा 60 मिनट और सेकंड 3600, ये हो जाएगा 3600। तो यहां पर अपन का निकल के आएगा ये 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। क्या निकलेगा, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, और ये मान होता है 1 किलोवाट प्रति घंटे का। इसी को अपन कहते हैं यूनिट इकाई। जो घरों के अंदर का अपन बिजली के बिल के अंतर्गत जो यूनिट आती हैं वो यही है।
ठीक है ना। तो अपन अगर प्रश्न पूछा जाए कि 1 यूनिट के अंदर कितनी ऊर्जा होती है, तो इतनी ऊर्जा होती है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ठीक है ना। अगर आप इससे संबंधित एग्जाम्पल्स अपन एक करें तो चलो आइए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये अपन का एग्जाम्पल है कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो आइए पहले बात तो अपन है दिया है, क्या दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है, यानी V बराबर 220 वोल्ट। ठीक है ना। धारा दे रखी है I बराबर 5 एम्पियर, क्या दे रखी है 5 एम्पियर दे रखी है। तो सबसे पहले मोटर की शक्ति निकालनी है, तो शक्ति तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है VI। तो बस सीधी सी मान रखना है। तो 220 गुना 5 बराबर क्या हो गया, कितना हो गया 1100 वाट। कितना हो गया 1100 वाट हो गया। अब दूसरी बात वो पूछ रहा है कि 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का परिकलन करो। तो यहां पर अपन लिखेंगे 2 घंटे में ऊर्जा। तो 1 घंटे की अगर अपन उनको पता है ना तो भी अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऊर्जा है ये किसकी है भाई, एक घंटे के अंतर्गत ही है। तो अपन डायरेक्ट हल करें ऊर्जा को निकालने के लिए। ऊर्जा W बराबर क्या होती है PT। P कितना आया 1100, कितना आया 1100। अभी निकाला अपन ने, गुना समय है 2 घंटे, कितना है 2 घंटे। लेकिन जो ऊर्जा है अगर अपने को 1 घंटे की निकालनी है 2 घंटे की, तो अगर 2 घंटे की निकालनी है तो अपन डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। तो 2 घंटे की कितनी निकलेगी 2200 वाट घंटे निकलेगी। तो वाट घंटे नहीं होती है, जबकि हमको निकालनी है प्रति घंटे निकालनी है। तो प्रति घंटे के लिए अपन को सीधी सी बात है कि इसको किससे गुना कर देंगे 3600 से गुना कर देंगे। किसको 2200 को गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 4079, गुना कर लीजिएगा, ये आएगा 792000। ठीक है, ये इतना आएगा। अपन इसको जब डायरेक्ट लिखेंगे तो ये अपन सीधी सी बात है इसको लिखेंगे 7.92 गुना 10⁻6 जूल। ठीक है ना। ये मान तो ये आप गुणा कर लेना, ठीक है। मेरे को याद है लिख दिया इसलिए। बाकी आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। जितने भी किताब के अंतर्गत न्यूमेरिकल दिए हैं उनको सबको कीजिए, आसानी से होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इन न्यूमेरिकल्स के ही बहुत शानदार नंबर मिलते हैं और इसमें नंबर अपने कटते भी नहीं है, आसानी से हो जाते हैं। और अगर आप में इनमें कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि इनके लिए अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, पूरे चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको अपन उसमें लेंगे। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करना है ऐसा। आई होप आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा, और रिवीजन अच्छा लगा है ना तो अपने दोस्तों को भी दिखाना ताकि वो रिवीजन कर सकें। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन में, तब तक के लिए धन्यवाद।